हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कौन से स्रोत हैं और वो किस प्रकार से हैं और उनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे जो सामान्य अध्ययन की तरीके से हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर ये जो पीडीएफ है हमारा, उसका तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर भौतिक, जिन्हें हम पुरातात्विक भी बोलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट बिंदु है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट पहला निकाला वो ये है कि टिल्ले की जो खुदाई है वो दो तरीके से होती है। एक होती है अनुलंब जो खड़ी होती है, और होती है क्षैतिज तो मतलब समानांतर तरीके से होती है, जिसके अंदर मतलब अवशेषों को अच्छी तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके। उसके बाद में हम आगे करते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास ये एक टॉपिक आ गया। इसके अंदर ये बोला गया कि जो सूखी जलवायु है, सूखी जलवायु जिस तरीके से राजस्थान हो गए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हो गया, इस तरीके से जो सूखी जलवायु का प्रदेश है वहां पर जो भी सभ्यता है तो उसका जो अवशेष है वो हमें सुरक्षित मिल जाएगा। वहां पर जो अवशेष है वो हमें अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो क्योंकि वहां पर जो सूखी जलवायु है, जल्दी से वहां के जो धात्विक खनिज, धात्विक जो औजार हैं, तो उनके ऊपर जो जंग नहीं लगती, और जो आंध्र प्रदेश है वहां पर जंग लग जाती है, जिसके कारण वहां के जो प्रदेशों के अंदर पाए जाने वाले जो भी पुरातात्विक अवशेष हैं तो वो अच्छी तरीके से हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके बाद हम आगे करते हैं। तो आगे ये आती है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर जो मृत व्यक्ति थे, मृत लोगों के शवों के साथ में कुछ औजार, मिट्टी के बर्तन आदि मतलब चीजें रख दी जाती थी, जिसके कारण वहां पे मतलब जैसे गोलाकार या चौरस बना के वहां पर इस तरीके से वहां पर इसके अंदर औजार वगैरह सब के साथ में रख दिए जाते थे, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, जिसे यहाँ पे देखिए महापाषाण या मेगोलिथ कहा जाता था। महापाषाण और मेगोलिथ कहा जाता था, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम आगे नीचे चलते हैं। इसके बाद में ये टॉपिक आता है। इसके अंदर ये बात है, कार्बन यानी कि जो पुराने भी हमें हड्डियां वगैरह मिलेगी या जो भी पदार्थ हमें मिलेगा उसके अंदर कार्बन 14 यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, या कार्बन जो C4 है उसके जो रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं उसके अंदर, जिसके आप पता लगा सकते हैं भी ये कितना पुराना है और इसको कितना टाइम बने हुए हुआ है और ये कितना पुराना है, इसका कालक्रम हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात है। अगली हम बात करते हैं। तो अगली इसके अंदर हमें बात पता चलेगी कि अभिलेखों के बारे में। किसके बारे में? अभिलेखों के बारे में। तो ये अभिलेख है, ये मैं बता दूं कि जो पुरातात्विक स्रोत है, जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अंदर हम 5 पढ़ेंगे, 5। तो इसके अंदर हमें ये ट्रिक ये आपको याद रखनी है, 80 सकमू, ठीक है। 80 सकमू, ठीक है। 80 सकमू के ऊपर देखो, पहला अभिलेख, दूसरे सिक्के, तीसरे स्मारक, कै पर कलाकृतियां और मुंह पर मूर्तियां, ठीक है। 5 पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये ट्रिक लिख लेनी है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे एपिग्राफी कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे चल जाते हैं। तो अभिलेख भी 5 प्रकार के होते थे, ये बात याद रखना। अभिलेख भी 5 प्रकार के होते थे, उनकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो उनकी ट्रिक है, उन्हें इस तरीके से लिखा है, से शी गु तामू, ठीक है। सस्सी गुतामू ये लिखना है। सस्सी गुतामू पर स्मारक या स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख, ताम्र लेख और मूर्ति लेख। समझ गए बात को? तो ये भी आपको ट्रिक लिख लेनी है। अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं। जो प्राचीन जो अभिलेख थे, सबसे पहले या आरंभिक जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा के अंदर थे। ये आपको बात रखनी है याद, प्राकृत भाषा के अंदर थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा के अंदर जो भी हमें जो भी लिखने या जो लिपि मिली है, जिसे हम भाव चित्रात्मक या बेस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं, जिसे बेस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं। बेस्त्रोफेदन लिपि कैसे कहते हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक के जो अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि के अंदर और खरोष्टी लिपि, अमेराइक लिपि के अंदर मिलते हैं, तो ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो अशोक के अभिलेख है वो 4 लिपियों के अंदर मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि, अमेराइक लिपि और जिसे खरोष्टी लिपि। इस तरीके से 4 अभिलेखों के अंदर 4 मतलब लिपियों के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हम बात करनी है 14वीं शताब्दी के अंदर फिरोज शाह तुगलक। तो इसकी ट्रिक है फिरोज शाह, फिरने के शौकीन, ये याद रखना है, फिरने के शौकीन,
ठीक है, फिरने के शौकीन थे। तो इन्हें अशोक के अभिलेख दो है, वो पहला एक तो टोपरा में मिलता है, दूसरा मेरठ के अंदर मिलता है। अब याद कैसे रखना, देखो इसके पहले शब्द में ट आ रहा है और इसके अंतिम शब्द में ठ आ रहा है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो पहला मिलता है टोपरा के अंदर, दूसरा मिलता है मेरठ के अंदर, ठीक है। तो ये मिलते हैं और ये दिल्ली मंगवा लेता है भाई साहब, ठीक है, ये दिल्ली मंगा लेता है इनको, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है भी एक और टॉपिक आता है, इसके अंदर है अभिलेख। इन्हीं अभिलेखों को जो टोपरा मंगवाई हैं किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, इन्हीं अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता किसे प्राप्त होती है, जेम्स प्रिंसेस को 1837 के अंदर मिलती है, ठीक है ना। ये बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये ऊंचे पद पे कार्यरत थे, सेवारत थे, तो इन्हें पहली बार सफलता मिल जाती है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हमें पता चलता है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के अंदर क्या है, देवताओं की स्तुतियां, यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी वेद मंत्र थे, जो भी थे मंत्र थे या कुछ भी थे, वे इनके अंदर दिए गई है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे करते हैं। आगे इसके अंदर आएगा एक पाणिनि, जो पाणिनि है, यानी कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, क्या है, अष्टाध्यायी। ये सबसे पहला कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व लिखा गया एक व्याकरण के नियमों का जो है ग्रंथ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें पता चलता है, देखिए महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ थे वो 400 ईस्वी तक आते आते इनका काम है जो पूरा हुआ था। और महाभारत के रचयिता थे व्यास मुनि, ठीक है ना, कौन थे, व्यास मुनि, यहाँ पे देखिए व्यास मुनि, ठीक है ना, व्यास मुनि, ठीक है। और जो रामायण के रचयिता थे वो महर्षि वाल्मीकि, और बाद में किया था उनको किसने पूरा किया था उसको, तुलसीदास जी ने, हाँ जी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए बौद्ध धर्म के अंदर हम बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के अंदर देखिए बौद्धों के धार्मिक साहित्य के अंदर हम देखिए जातक कथाएं, हमें पता चलती है जातक कथाएं। अब जातक कथाओं के अंदर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध थे, क्या थे, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, ठीक है ना। अब पूर्व जन्म की कहानियां, तो जातक ग्रंथों के अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, यानी कि महात्मा बुद्ध को ध्यान लगाया करते, ध्यान लगाने से उनके जीवन की जो पूरी कहानियां थी, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के पहले काल में या जीवन से पहले कौन से वो जीव के अंदर थे, क्या इस तरीके की कहानियां वो सारी है वो जातक ग्रंथों के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हमें पता चलता है जैन ग्रंथों के अंदर पाली भाषा का प्रयोग हुआ, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप संकलित किया गया। जैन ग्रंथ व्यापारियों को उल्लेख मिलता है। अब मैं बात बता देता हूँ आपको कि जो ज्यादा जैन ग्रंथ थे प्राकृत भाषा के अंदर थे, कौन थे, प्राकृत भाषा के अंदर। लेकिन याद रखना आपको बौद्ध ग्रंथ होंगे वो पाली भाषा के अंदर होंगे, कौन से थे, पाली भाषा के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए जैनों के अंदर सबसे ज्यादा व्यापारी मिलेंगे, कौन मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, ठीक है, ज्यादातर गुजरात के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो गुजरात के अंदर व्यापारी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये उसके बाद में अगला है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जो कि एक राजनीति ग्रंथ है, ठीक है, राजनीति का ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन सा ग्रंथ है, कि राजनीति का ग्रंथ है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यह जो राजनीतिक ग्रंथ है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो 15 अधिकरण खंड कह सकते हैं के अंदर विभक्त है। वो तीसरा और दूसरा यानी कि दूसरा तीसरा है जो सबसे अधिक पुराने हैं, सबसे पहले रचित की जाने वाली, यानी कि इनका मतलब है इनका जो संकलन है वो सबसे पहले किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कालिदास जी के बारे में। बात करेंगे तो कालिदास जी है वो महान नाटककार, कवि कह सकते हैं हम, लेखक कह सकते हैं। तो उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है क्या नाटक है, उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाम है, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं संगम साहित्य के बारे में। तो संगम साहित्य देखिए प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा गया, ठीक है, प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर राजाओं द्वारा संरक्षित
विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। इससे साहित्यिक सभा को संगम कहा गया। ये देखिए, अब संगम साहित्य किसे कहा गया? तमिल साहित्य को। तमिल साहित्य को किस तरीके निर्माण हुआ कि तीन और लगभग तीन ही हुए थे, 3 संगम हुए थे। तो इन 3-4 के अंदर कवियों और भाटों जो भी था, लोग मतलब कवि थे, उन्होंने सम्मेलन किया, इनमें इन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया। इन्हीं सम्मेलनों को क्या कहा गया? संगम कहा गया। संगम मतलब एक मेल, ठीक है ना, संगम मेल, ठीक है, ये बात आपको याद हो गई। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इन संगमों मुख्य दो पेटिनेडिकल, ठीक है ना, पेटिनेडिकल यानी कि इनका हिंदी के अंदर अर्थ समझ लेते हैं। 18 निमन समूह है, यानी कि 18 निमन समूह है। अब देख लीजिए, पहले यानी यूं कह सकते हैं एक संगम के अंदर आपको 18 निमन समूह है, पद पाठ 10 गीत, इस तरीके से मतलब एक संघ के अंदर इस तरीके से जो रचनाएं की गई, तो उनका विवरण आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, उनका विवरण आपको मिलेगा। तो अब आगे करते हैं, ठीक है, इस प्रकार हमें आगे करते हैं। और अब आपको पता है कि पुरातात्विक के बाद में हमें साहित्य करने, और साहित्य हम जो कर रहे हैं तो वो देखिए, साहित्य के अंदर हम कौटिल्य लिए, वेदांग वगैरह, वेद वगैरह कर लिए। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक आता है, पुरातात्विक हो गया, एक हो गया पुरातात्विक, दूसरा हो गया साहित्य, ठीक है। इस साहित्य के अंदर भी कह सकते हैं इसको जो विदेशी विवरण है, ठीक है ना, इसको साहित्य के अंदर भी कर सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। अब अलग हम करते हैं, तो इसके अंदर हमें पता चलता है यूनानी लेखकों के बारे में पहला पता चलता है। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने हम पर, यानी कि किस पर हमला कर दिया? भारत पर हमला कर दिया। और भारत पर हमला, यूनानी लेखकों ने भारत पर हमला किया। उस समय जो राजा था, कौन था उस समय राजा? कौन था? तो भारत पर हमला कर दिया, तो यहाँ पर जो समकालीन एक शासक का नाम बताया जाता है, वो यहाँ पे देखिए सेंट्रोकोस बताया जाता है। हालांकि ये है या नहीं ये तो पूरा मतलब अच्छा पता नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर देखिए, यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों पर सेंट्रोकोस चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें राज्य भ्रमण पर थी 322 एक व्यक्ति थे, यानी कि इसके अंदर ये भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य और सेंट्रोकोस एक ही थे, इस तरीके से भी बताया गया, राजा बताया गया, ठीक है इनको। फिर आगे बताते हैं, यह पहचान भारत के प्राचीन तिथिक्रम और आधारशिला भी मानी गई है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, ये महान आए हैं, तो ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगास्थनीज नामक इंडिका का रचयिता भी रहता था, जो यूनानी था। इसको सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद में दिया था, ठीक है। अब चीनी के अंदर हम देखिए, चीनी लोगों के अंदर हमें, पर्यटकों के अंदर इसके अंदर मिलेगा हवेन सांग और फाइयन मिलेगा। देखिए फाइयन, हमें सिंपल डेट याद रखनी है, डेट मतलब सन याद रखना है इनके बारे में। तो देखिए, ये दोनों ही बौद्ध धर्म की शिक्षा, धर्म या मतलब अध्ययन करने के लिए भारत के अंदर आए थे। फाइयन के बारे में पढ़ते हैं। फाइयन 5वीं सदी के आरंभ में आया था, यानी कि फाइयन जब आया था 5वीं सदी के आरंभ में आया था, और वेन सांग 7वीं सदी के अंदर आया था, यानी कि हवेन सांग 7वीं सदी के अंदर आया था। तो देखिए, 5वीं सदी के अंदर फाइयन पहले आता है और हवेन सांग 7वीं सदी के अंदर बाद में आता है, ठीक है। फाइयन जो आता है वो आता है किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, गुप्त काल के अंदर आता है, ठीक है, क्या आता है। और उसके अंदर हम बात करते हैं हवेन की, तो वो हर्ष के काल में आता है, ठीक है, हर्ष के काल में आता है, ये हमें बात कर लिए। अब उसके बाद में हमें इसके अंदर अब जो भी अध्ययन हमने कर लिया है, उसके ऊपर अब सिंपल हमें थोड़े थोड़े टॉपिक मतलब कवर करने हैं कि हमने जो क्लियर किया है वो उसके अंदर हमें कितना याद हुआ है वो देखना है। तो देखिए, पुराणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पुराण 18 है मेन रूप से, ठीक है, बस ये बात करना है। विश्व वस्तु की दृष्टि से ये विश्व कोश जैसे हैं, ठीक है, इनमें गुप्त काल के आरंभ तक राजवंशीय इतिहास है। और देखिए, पुराणों के अंदर भी हमें क्या मिलता है कि इतिहास के बारे में मिलता है। इनके 18 हैं, और अलग अलग पुराण में, जैसे गुप्त काल के अंदर वायु पुराण के अंदर गुप्त काल का वर्णन मिलता है। तो उसी प्रकार देखिए, मत्स्य जो है उसके अंदर, मत्स्य पुराण के अंदर हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो उसी प्रकार हमें और भी ये पुराण है जिनके अंदर हमें मिलती है, ठीक है। तो हमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत के लोगों
ने जीवन चरितात्मक रचनाओं ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा परिचय दिया है। इतना सुंदर देखिए, हरीश चरित्र बाण भट्ट की रचना हरीश चरित्र के अंदर भी जो मतलब उसके टाइम का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चरित्र था उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, इसके अंदर भी अच्छा तरीके से वर्णन कीजिए। इतिहास निर्माण के अंदर क्या योगदान है इनका, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, वंशावलियां या यूं कह सकते हैं विदेशी विवरण है, इनका जो इतिहास निर्माण के अंदर योगदान है वो किस तरीके से योगदान है। तो दोस्तों अगर ये जो सारा नहीं मिलता तो इतिहास लिखा भी नहीं जा सकता था, वो काल्पनिक होता जो लिखा जाता। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखिए महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है, ठीक है, पर मथुरा में पाए गए 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी बीच के अभिलेख मूर्ति अस्तित्व की पुष्टि नहीं करते। अब देखिए महाभारत के अंदर में कोई भी जो मतलब महाभारत के जो लेखक है व्यास जी, तो उन्होंने भले ही कृष्ण को भगवान के तरीके से तोला है, ठीक है, अच्छे मनुष्य की तरह तोला है, लेकिन जो भी मथुरा, जहाँ पर देखो मथुरा नरेश है, ठीक है, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो वहां पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहां पर इनकी पुष्टि नहीं होती। तो इतिहास के निर्माण के अंदर इनकी जो भूमिका है वो हम स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बिंदु करना है। उसके बाद में हमें तो देखिए इसी तरीके से कठिनाइयों के कारण महाभारत रामायण के आधार पर कल्पित यानी कल्पना, ये देखिए एपिक एज का महाकाव्य युग की धारणा त्यागना होगा। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत में लिखी लगभग सर्वेक्षण में एक अध्याय बनाया गया है, यानी कि जो भी हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उनके आधार पर पुस्तकों का निर्माण हुआ है, और जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं उनके आधार पर मतलब सम्मिश्रण करके जो पुष्टि हो पाई सत्य की, उनके आधार पर हमने एक इतिहास का निर्माण किया है। ठीक है, उसके बाद हम अगला करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो भौगोलिक ढांचा है भारत का, यानी कि ये पूरी तरीके से मतलब इतिहास का जो निर्माण हो रहा है। तो उसके अंदर मैंने आज सिंपल तीसरा टॉपिक किया है, कल चौथा टॉपिक करेंगे। तो जो भी हमारा भारत है उसका जो भी सिंपल टॉपिक हमने कर लिया है। इसके अंदर जो भी समझ में ना आया दोबारा वीडियो को ओपन करके देख लेना, कोई भी इसके अंदर हार्ड चीज़ें नहीं बताई गई है, बिल्कुल सरल सरल बताया गया और कुछ भी इतना हार्ड है नहीं। उसके बाद हम अगला जो दोबारा इसका रिवीजन करेंगे 10 दिन बाद के अंदर, तो उसके अंदर हम आपके थोड़ा गंभीरता से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमें मेंस के अंदर काम आ सके, हमें प्री के अंदर मेंस के अंदर जो भी है काम आ सके, इंटरव्यू के अंदर अच्छी तरीके से गंभीरता से काम आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।